हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आज मैं आपके साथ जर्नल पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ये रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और मेरी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इन कॉन्सेप्ट्स के बारे डिटेल में बात की है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये 2025 का क्वेश्चन रहेगा, 2024 में रहेगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। देखते हैं। यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, और अगर आपके पेपर 2 में, जैसे कि मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से हूँ, हमारे कॉमर्स के पेपर यूनिट नंबर 5 में भी ये कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च और फीचर्स। मैं हमेशा कहती हूँ मैच द कॉलम के क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि ऊपर हेडिंग क्या दी गई है। अगर ऊपर हेडिंग हम पढ़ लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है वो कॉलम ए और कॉलम बी में क्या हमसे मैच करवा रहे। क्या वो फीचर्स है, क्या वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, या फिर वो कोई पॉजिटिव फीचर्स है, तो वो हमें हमेशा पढ़ लेना चाहिए। अब मैं पढ़ रही हूँ सबसे पहले कॉलम ए टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है। ए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी हिस्टोरिकल रिसर्च, और डी एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट मेरे पास बी कॉलम में है फीचर्स में टेस्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, एक्सप्लोर्स न्यू साइट्स और आइडियाज, uses primary and secondary sources to study past events and solves immediate practical problems। अब देखिए सबसे बेस्ट वे है ये सॉल्व करने का, अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर कंफर्म पता है। ठीक है, तो एग्जाम में जब हम जा रहे हैं हमको याद रखना है हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फिर हमारे पास मोटिवेशन वाला एटीट्यूड है, फिर हम क्वेश्चन को ध्यान से कामली पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है कि हमें इतना सारा प्रेशर होता है क्वेश्चन का, टाइम मैनेजमेंट का, फिर वहां पर वॉच नहीं मुझे पता लग रही, या फिर मैं टाइमर नहीं देख पा रही हूँ, या फिर उस टाइम मैं ब्लैंक हो गई हूँ। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा काम रख के हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है ना, एक्शन रिसर्च जो है वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसके कीवर्ड्स याद रखिए। जैसे एक्शन रिसर्च में आपको तुरंत कुछ चीज का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, फिर उसमें इन्हांसमेंट चाहिए, ठीक है, या उसमें सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, एम्यूलियोरेट करना है। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स बहुत बार बहुत तरीकों से पूछे गए। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च का करेक्ट आंसर बनता है सॉल्व्स इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो डी और 4 को मैच होना जरूरी है। अगर अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, मैं जाती हूँ ऑप्शन नंबर 1 पर, जहां पर डी और 4 मैच हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। अब क्या होता है ना, एग्जाम में मैंने ये खुशी से आंसर देख लिया और मार्क कर दिया, बट मैं हमेशा बोलती हूँ ये तो एक तरीका था सॉल्व करने का। हो सकता है उन्होंने सब में डी और 4 दिया हो, या फिर किसी दो में दिया हो, तो आपका फर्ज है कि अगर आपको क्वेश्चन करेक्ट बन भी गया है तो एक बार बाकी ऑप्शंस को एनालाइज कर ले। ठीक है, एक्साइटमेंट में, टेंशन में गलत आंसर मार्क हो गया तो हमारे 2 मार्क्स रह जाएंगे। 2 मार्क्स तो रह जाएंगे, हो सकता है हमारा पासिंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 2 मार्क्स से मिस हो जाए, या मेरा जेआरएफ 2 मार्क्स से मिस हो जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है AN DN 4 के साथ। अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। अब देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च CN 3 यूजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज टू स्टडी पास्ट इवेंट्स। अब पास्ट इवेंट्स यहाँ पर हमारा कीवर्ड था, तो ये मैच हो जाना चाहिए। बी और 1 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यस, एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही देख रहे हैं, तो बी और 1 करेक्ट आंसर बनना चाहिए। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ए और 2 मैच होनी चाहिए, तो एक्सप्लोर्स न्यू इंसाइट्स और आइडियाज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर बनता है। Within a fraction of second, you could have found the correct answer. But I always advise, I always suggest to all my candidates, read the question carefully, ensure that you are able to find the correct answer. And even if you could find out the correct answer within a fraction of second, ensure you read all the options again and match them। ठीक है, थोड़ी सी भी गलती हमारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से हमको नुकसान करा सकती है। अब ये क्वेश्चन है ना, हर बार आ रहा है, पेपर 1 में भी आ रहा है, पेपर 2 में, तो मुझे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हम कितने टाइप्स की रिसर्च पढ़ के जाए। तो मैं हमेशा केवीएस मदान सर की बुक को रेफर करती हूँ। तो अब देखिए यहाँ से मैंने डायरेक्टली ये 2019 की बुक से लिया है। कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च है जो हमको पढ़ के जानी चाहिए, और ये मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए। तो अगर आप मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं
तो आप जा सकते हैं पेपर वन की प्लेलिस्ट पर, जहां पर भी आपको पेपर वन की वीडियोस है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड या यूनिट 5 कॉमर्स की आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। उनमें मैंने ये बहुत बारी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में। अब देखिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक और पेन डायरी लेके आइए, तो अभी अब तक आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाके अपनी नोट्स वाली बुक लेके आइए और उसमें लिखिए, आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ पेपर वन या पेपर टू का यूनिट नंबर 5, जैसे कि कॉमर्स के अदर कैंडिडेट है, पेपर वन का रिसर्च एप्टीट्यूड किया और टाइप्स ऑफ रिसर्च किए। ठीक है, ये आप पहले सुन लीजिए, फिर अपना वीडियो को वापस कंटिन्यू करके देखिए। देखिए, अब बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम कॉमर्स वाले जैसे कि सोशल साइंस वाले हमेशा रिसर्च करते हैं डिस्क्रिप्टिव, वी जस्ट डिस्क्राइब द एज इट इज। अब क्या डिस्क्राइब करते हैं? डेमोग्राफिक्स के बारे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन की स्टडी करना, तो आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? सेटिस्फेक्शन लेवल। ओके, तो देर इज नो एक्सपेरिमेंटल, दो नो एक्सपेरिमेंट, ओके, ओनली यू आर डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एज इट इज। तो अगर आप इतना सा वर्ड याद रखेंगे, डिस्क्रिप्शन एज इट इज, डेमोग्राफिक्स की सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें को रिलेशनल। अभी को रिलेशनल क्या होती है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। अगर मुझे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है, तो मैं क्या गैजेट्स को कम यूज कर सकती हूँ? तो जैसे मैं बोलूँ गीजर का यूज कम कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ मुझे रेफ्रिजरेटर एसी का कम करना है, तो ये वेरिएबल्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मैनिपुलेट, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्या नो फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जो लोग पढ़ नहीं पाए स्कूल में जाके, और परचेज ऑफ स्कूटर्स का कोई रिलेशन है, तो नो को रिलेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को रिलेशन, तो या वेरिएबल्स है। एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कोई चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी अदर वेरिएबल्स जैसे बता रहे हैं, सोशल मीडिया का यूसेज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उससे लोगों बच्चों की पढ़ाई पर असर होगा, या ठीक है उनके हेल्थ पर असर होगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना जाए तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बन जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ वेरिएबल्स नहीं देख रहे, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये मैं बहुत बार अपने पीएचडी कैंडिडेट्स को भी बताती हूँ कि जब हम अपना रिसर्च डिजाइन लिख रहे होते, हम उसमें लिख देते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। बट अगर आप कोई अच्छे मेंटोर्स या अच्छे रिसर्च की बुक्स पढ़ेंगे, तो याद रखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तभी यूज कर सकते हैं रिसर्च डिजाइन में, जब तक हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं है। जैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, तो वो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं है। हमें लगता है हमारा टॉपिक न्यू है, हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट अगर आपके पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, आपने प्रॉब्लम अपनी स्टेटमेंट फ्रेम कर लिए, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं होती। तो जब फर्स्ट टाइम कोई रिसर्च हो रही होती है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। अब जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम सालों से नहीं है, बहुत सालों से था, बट अभी हमको थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। तो अगर अभी कोई ऐसा सेक्टर है, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे घर में हाउस हेल्प्स आते हैं, क्या वो उनका काम रिप्लेस हो सकता है एआई के थ्रू? अगर इस पर कोई रिसर्च कर रहा है और उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च नहीं हुई है, तो वो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बता सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इफ यू नो द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, you know what you are going to find out in your study, or you have basic review of literature available, then research design should not be exploratory। तो exploratory तभी यूज होता है जब कुछ पहली बार होता है। फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में मैंने अभी आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी होती है। ठीक है, जो हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स की, तो हम देख सकते हैं कि अगर इंप्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कि नहीं, तो क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काउंट होगा? ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबके कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एज इट इज, कोरिलेशन वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी व्हेन यू कैन जस्टिफाई एक्सप्लेन, एक्सप्लोरेटरी व्हेन समथिंग इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एक्सपेरिमेंटल इज कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप ये मेरी 5 मिनट की बातें सुन लेते, तो आपके 2 मार्क्स का नुकसान नहीं हो रहा है। आउटकम में फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। याद रखिए फंडामेंटल रिसर्च का नाम दूसरे भी होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च का नाम रहता है बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च। ठीक है, अब फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च नोट डाउन कर लीजिए, और हमेशा याद रखिए कि इस रिसर्च से आपको कोई कमर्शियल रिटर्न्स नहीं आते। ये बेसिक रिसर्च थी, प्योर रिसर्च, जो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए की गई थी, जैसे न्यूटन का लॉ या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ डिमांड। जब स्टार्टिंग में इनका कोई कमर्शियल यूसेज नहीं था, तो बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च
और आपको ये भी याद रखना है कि इसमें हमको कोई कमर्शियल गेन नहीं है, एंड इट जस्ट एडवांसेस द नॉलेज। ठीक है, ये बहुत बार कीवर्ड्स है, आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अप्लाइड रिसर्च, यही जो फंडामेंटल बेसिक प्योर रिसर्च से हमने सीखा और अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। एग्जाम्पल, मार्केटिंग रिसर्च इज ऑलवेज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक बार थ्योरी पढ़ ली, एक बार फंडामेंटल किसी ने नॉलेज में बना दिया, अब हम उसको बार बार अपने सिचुएशन पर, अपने बिजनेस पर अप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। जो ये फंडामेंटल से गेन हुई नॉलेज, जो ये बेसिक रिसर्च से नॉलेज गेन हुई, जो हमारी थ्योरी बनी, उसमें से अगर हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के लिए, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में एक्शन रिसर्च बताया। अब यही अप्लाइड रिसर्च जब मैं अपनी क्लासरूम में यूज करूंगी, वो बन जाएगी एक्शन रिसर्च। तो जस्ट रिमेंबर, क्लासरूम रिसर्च इज ऑलवेज एक्शन रिसर्च बिकॉज यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। ठीक है, और अप्लाइड के बाद आपके पास एक्शन है। एक्शन को आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे, इट इज स्पेसिफिक टू सपोज माई क्लासरूम। अब सब देखिए, मार्केटिंग का मैं एग्जांपल दूं, फंडामेंटल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक थियोरी है, ऑलरेडी थियोरी बन चुकी है। आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है, आप उसको स्पेसिफिकली अपने लिए यूज करें, तो वो आपका बन जाएगा एक्शन रिसर्च। सो द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च ऑल्सो। लॉजिक में आपके पास है डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, आपके पास थियोरी होती है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिड्यूस, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इन्फर इट फॉर योर स्टडी। ओके, आई हैव अ लॉयल्टी theory, I have customer loyalty, customer satisfaction, customer delight. I just want to check whether the people using bus transport services are happy or not. So when you have something in mind, you have something available, review of literature theory, and you are just trying to infer it for your study, उसको बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च। डिड्यूस करना, वहां से डिड्यूस करना, इन्फर करना। व्हाट इज इंडक्टिव रिसर्च? आप अपनी थ्योरी बनाएंगे, अब इससे आप जो रिसर्च करोगे उससे थ्योरी बनेगी। ठीक है, इंडक्टिव छोटे से लेके बड़े पर जा रहे, डिडक्टिव में ऑलरेडी कुछ था उसमें से लेके आ रहे। ठीक है, तो इंडक्टिव। अब आप जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, उसमें भी कुछ है डिडक्टिव और इंडक्टिव, तो याद रखिए रीजनिंग में भी इंडक्टिव डिडक्टिव है, रिसर्च में भी है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, मैं हमेशा डिडक्टिव के लिए कोड देती हूँ DGP। डिडक्टिव में जी से मतलब जनरल से स्पेसिफिक, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर, तो DGP कोडिंग याद रखिए, आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। डिडक्टिव में डी से डिडक्टिव, जी से आपको आना है जनरल, मतलब हमारे पास सेटिस्फेक्शन की थ्योरी है, बड़ी सी थ्योरी अवेलेबल है जनरल, और उसमें से मैं अपनी केस स्टडी कर रही हूँ, मैं अपने कंप्यूटर्स पर चेक कर रही हूँ सेटिस्फेक्शन लेवल, तो वो पर्टिकुलर केस है एक। ठीक है, तो DGP, पुलिस में होते हैं DGP, आप ऐसे याद रख लीजिए। इसका एग्जैक्टली उल्टा अगर आप बोलो, इंडक्टिव में आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक से आप जाते हो जनरल पर। ठीक है, तो मैंने देखा मेरे क्लास में एक बच्चा कॉपी कर रहा है, फिर मैंने देखा, ऑब्जर्व कर रही हूँ, दूसरा बच्चा कॉपी कर रहा है, तो ये एक ट्रेंड बन गया, तो अब मैं पैटर्न बना रही हूँ, एक बच्चा कॉपी, दो बच्चा कॉपी, तीसरा बच्चा, तो आई एज्यूम दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर कॉपी, और ये मैं थ्योरी बनाती। ठीक है, तो ये होता है इंडक्टिव। तो डिडक्टिव इज DGP। डी में अब डिडक्ट, डी से डिडक्टिव है, जी से जनरल है, जनरल को आप यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, और पी से पर्टिकुलर है, आप उसको स्पेसिफिक टू माई स्टडी भी बोल सकते हो। एग्जैक्टली ऑपोजिट है इंडक्टिव। प्रोसेस में आपके पास क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जिसमें आप कुछ भी क्वांटिफाई कर सकते हो, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, जो लाइकर्ट स्केल है, कुछ लोग उसको लिकर्ट स्केल बोलते हैं। ठीक है, जो लाइकर्ट स्केल है, जैसे हमारे पास, उसमें अगर मैं बात करूं, आपने क्वांटिफाई कर दिया, स्ट्रांगली अग्री को 1 दे दिया, स्ट्रांगली डिसअग्री को सपोज 5 दे दिया। ठीक है, फिर मैंने क्वांटिफाई क्या किया, एज, वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्वालिटेटिव में क्या होते हैं, इमोशंस। ठीक है, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप यू कैन नॉट क्वांटिफाई। तो क्वांटिटेटिव में एनीथिंग दैट कैन बी क्वांटिफाइड, नंबर्स, जैसे कॉमर्स की स्टडीज अक्सर हम क्वांटिटेटिव करते हैं। क्वालिटेटिव स्टडीज में आप लोगों की इमोशन स्टडी कर रहे हो, आप स्ट्रेस कैसे स्टडी कर रहे हो, लोगों के साथ जाके फील कर रहे हो पेन। ठीक है, तो ये सब चीजें क्वालिटेटिव आ जाएगी अंदर देन नंबर। अब इस पर है ना, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इस पर आपके पास क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ओके, फिर हमारे पास इंक्वायरी मोड, स्ट्रक्चर्ड, व्हेन एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, प्री डिसाइडेड। अनस्ट्रक्चर्ड में नथिंग इज डिसाइडेड, जैसे सिचुएशन होगी। तो अब मैं बोलूं क्वांटिटेटिव स्टडीज, आप सर्वे लेके जा रहे हो, रेडीमेड है, सबको सेम सर्वे पूछ रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे क्वालिटेटिव, आप कोई सपोज रेप विक्टिम से मिल रहे हो, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन रेडी नहीं होगा, आप उससे जाके उसकी बात पूछोगे। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे सेंसिटिव इश्यू, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया,
तो लोगों से आपको जाके बात करनी पड़ेगी, तो जानना पड़ेगा कि क्या हुआ। तो दैट बिकम्स अनस्ट्रक्चर्ड, यू कैन नॉट प्लान दैट हाउ योर that victim is going to react or maybe whether they are going to support you or you're not। ठीक है, और आइडिया और कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी और एम्पिरिकल, ये आज आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने हमेशा बताया कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इतने सारे टाइप्स की अब अदर करके जाएगी। अब आपको क्या याद रखना है, मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट। तो अभी जैसे मैंने आपको एक एक सेकंड में इतनी सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा दी, अब आपकी क्या ड्यूटी है, आप जाके इन डेप्थ आज ही इनको कवर करेंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजनिंग इसमें हार्डली आती है, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसके चार ऑप्शंस दिए, आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ रिसर्च इट इज। हिंट आप याद रखिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप क्वालिफाई हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा ये यूट्यूब चैनल फ्री चैनल है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, तो अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज लॉन्जिट्यूडनल। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स और डिफरेंट एजेस स्टडीड एट द सेम टाइम। क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स ओनली वंस। Okay, suppose my study is planned in the year 2020 and I am going to collect data only once in 2022. So what is happening or what will happen beyond that period is not a part of my study। मैंने जाके लोगों को पूछा, आप मुझे टॉप 10 बेवरेजेस के बारे में बता दीजिए। ठीक है, सपोज मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं, तो उस टाइम में एक ही बार मैंने सर्वे किया एक रिस्पोंडेंट से, और उसने उस टाइम उसकी जो टॉप 10 बेवरेजेस थी उसने मुझे वो बता दी। उस पीरियड के पहले या उस पीरियड के बाद उसको क्या पसंद आने वाला है, क्या चेंजेस थे, या सपोज वो मार्केट में हम है ही नहीं प्रोडक्ट, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू कलेक्ट डेटा ओनली वंस थ्रू आउट माई स्टडी, ओनली फ्रॉम वन रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज क्या होती है, आई एम गोइंग टू स्टडी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी, द रिस्पॉन्सेस और द रिस्पॉन्डेंट्स। तो रिस्पॉन्डेंट्स के प्रेफरेंसेस, अब जैसे मैं बात करूं, वो जब टीन एज में थे बच्चे, उनको कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स पसंद आ रही थी, अब थोड़ी वो उनकी उम्र बढ़ी तो उनकी कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स पसंद आ रही है, या मे बी एक टाइम ऐसा है उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दिया बिकॉज दे रियलाइज दैट कोल्ड ड्रिंक्स आर हार्मफुल टू द हेल्थ, और मे बी इट इज लीडिंग टू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज होती है वन ग्रुप ऑफ पीपल स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉम्प्लेन की अगर मैं बात करूं, बचपन से लेके अब तक अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जो बच्चे कॉम्प्लेन पीते हैं क्या उनसे हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे हमारी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगी। आजकल गुड रिसर्च पेपर्स जर्नल्स दे वांट पीपल टू स्टडी लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज होनी चाहिए उनका। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल वंस, लॉन्जिट्यूडनल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप जब पीएचडी कर रहे हो आपको जानना है कि आप लॉन्जिट्यूडनल स्टडी कर रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब मैंने आपको बता दिया ये इमोशन से, ठीक है, ये अदर इंटरव्यू आप ले रहे वर्ड से, किसी के फीलिंग से, ठीक है, आजकल सेंटिमेंट एनालिसिस आता है, रिव्यू देख के लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे, उसमें क्या क्वालिटेटिव लग सकता है, और व्हाट इज क्वांटिटेटिव। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा कंटिन्यूस। अब है ना, अगर हम फेमिलियर नहीं इस कॉन्सेप्ट से, तो क्या होता है एग्जाम में याद नहीं आता कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या था। सिंपल है, अब आपके घर में बच्चे, या तो वो 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 5, आप कभी बोल सकते हैं मेरे घर में 3.5 बेबीज है, या मेरे घर में 4.75 बेबीज है, ऐसे नहीं होता है। तो दैट बिकम्स अ डिस्क्रीट डेटा, फिक्स्ड नंबर कंटिन्यूसली। जैसे आप वजन देख सकते हैं 68.3, 71.5, ठीक है, या फिर हम देखो उन्होंने इंचेस का और एक, तो ऐसे ना जब आप एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं ना तो आपको याद हो जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर टीचर साथ में है तो हमें लगता है कॉन्सेप्ट इजी है, तो किसी के साथ पढ़ने से अगर आपको पढ़ाई इजी लग रही है तो ऐसा अपना सपोर्ट ग्रुप ढूंढे जहां पर आपको कोई हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो डेटा में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव होता है। आप पीएचडी इंटरव्यूज में जाओगे आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, भले एक बार नेट सेट के लिए आप ऊपर ऊपर से पढ़ के आपके आंसर्स बन जाएंगे, पर जब आप पीएचडी रिसर्च करते हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा में मैंने यहाँ पर बता दिया, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरवल एंड रेशियो। क्वालिटेटिव में आपके पास नॉमिनल और ऑर्डिनल है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया गया है, आपके साथ मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप ये पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए, और याद रखिए कि एक अच्छा टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को तो वो एग्जाम्पल्स देके पढ़ाता है। इससे क्या होता है ना, हमारी भी नॉलेज बढ़ जाती है। और अगर आप बात करिए एप्लीकेशन, तो कहाँ उसको अप्लाई करना है ये हम बताते नहीं है, तो जिस दिन हम वो भी बताना स्टार्ट हो जाएंगे पढ़ाई बहुत इजी और फन हो जाती। ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। देखिए अगर आप मेरे साथ 15 मिनट भी जुड़े तो आज मैंने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए। और ये देखिए अगर मैं इसका सिलेबस आपको बताऊं यहाँ से टाइप्स ऑफ रिसर्च हर बार आ रहा है, मेथड्स ऑफ रिसर्च इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं।
ठीक है। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च उनका फेवरेट क्वेश्चन है। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में आप देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी वगैरह, एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल पर क्वेश्चन आ रहा है। आईसीटी इन रिसर्च क्वेश्चन सारे कोई सॉफ्टवेयर के नाम आ सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि एथिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बेसिक से स्टार्ट कीजिए। एंड इफ यू आर जस्ट लूजिंग योर जेआरएफ और मे बी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जस्ट बाय 2 to 10 marks, 2 to 10 marks, I ensure that, मतलब आई वॉन्ट यू टू इंश्योर दैट यू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज, ठीक है, बिफोर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब मैंने कल बताया था आपको हॉल टिकट आ चुकी है जिनका एग्जाम अभी है, तो फेज वाइज हॉल टिकट भी रिलीज होती है, तो आप वो वेबसाइट चेक करते रहिए। और अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। ये आजकल कॉन्सेप्ट्स यूजी, पीजी, मास्टर्स या मैं बोलूँ पीएचडी वाले कैंडिडेट्स या नेट सेट, ये सबको कंटेंट हेल्प होता है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए और क्वालिफाई होके आइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।